नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। फिर इसके बाद इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इनके कुछ प्रश्न हैं, उनका जवाब भी हम इसी जन्म कुंडली से तलाशेंगे। तो जन्म की तारीख है 5 मई 1996 और जन्म का समय है दोपहर 2 बजे। जन्म स्थान कोलकाता है, वेस्ट बंगाल। जन्म काल के पंचांग की बात करूं तो रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है और ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इन्होंने जन्म लिया है। देवगण वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। सिंह लग्न, ये अग्नि तत्वीय लग्न है। लग्ने सूर्य हैं, जाकर के जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं, उच्च राशि में है। और कैसे हैं तो राशिपति के साथ बैठे हुए हैं। राशिपति कौन? इनकी राशि है वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल के साथ सूर्य मंगल की युति पराक्रम योग, और इन दोनों की दृष्टि पराक्रम पर, तो लग्नेश का संबंध भाग्य भाव से भाग्येश के साथ। अब गौर किया जाए तो इस जातिका को वर्तमान समय में शुक्र की दशा प्रारंभ हुई है, जो कि 20 साल तक अब यहां से चलेगी, यानी 2041 तक शुक्र की ही दशा रहने वाली है। इसके पश्चात सूर्य की दशा आएगी। प्रिय दर्शकों, यहां कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सूर्य जो कि जन्मांक चक्र में उच्च राशि में दिखाई पड़ रहे हैं, नौमांश में वो नीच राशि में है, परंतु जिसकी राशि में नीच के होते हैं अर्थात शुक्र की राशि में, शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं, परंतु याद रखिएगा नीच राशि में है। लेकिन पिछले दिनों एक और सूत्र आपको मैंने बताया था कि सूर्य बलि रात से ज्यादा दिन को होते हैं। इस जातिका का जन्म किस दिन हुआ है? तो रविवार के दिन हुआ है। तो वार के स्वामी कौन है? तो सूर्य। तो सूर्य को उससे बल मिला, क्योंकि वार के स्वामी वही हैं। इसके पश्चात सूर्य का चूंकि जन्म कब का है तो दोपहर 2 बजे का, यहां पर चूंकि दोपहर में और थोड़ा पहले जन्म हुआ होता और सूर्य यदि 12 बजे के आसपास सूर्य यदि जन्म कुंडली के दशम में होते तो कहना नहीं और ज्यादा मजबूत स्थिति होती। लेकिन फिर भी जन्म चूंकि 2 बजे हुआ है, सूर्य दोपहर में बली होते हैं, जाकर के 9वें भाव में बैठे हैं, तो ये बल भी सूर्य को प्राप्त हो रहा है। फिर वो मंगल के साथ युति बनाकर के मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव के वो कारक होते हैं, स्वभाव का भी बल मिल रहा है। अतः नौमांश में नीच होने के बावजूद सूर्य इस जन्म कुंडली में अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए बाध्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो इस जन्म कुंडली के 10वें भाव में आप बुध को देख रहे हैं। शुक्र जो कि इस लग्न का सर्वाधिक अकारक ग्रह माना गया है। वैसे तो इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह शनिदेव भी हैं, लेकिन शुक्र को सर्वाधिक अकारक ग्रह कहा जाएगा। ये शुक्र 0 डिग्री पर है। ज्योतिषशास्त्र का कथन है कि जन्म कुंडली में अकारक ग्रह जितना कमजोर हो उतना ही जन्म कुंडली मजबूत हो जाती है। यह वैसे ही है जैसे अगर आपका कोई शत्रु ही ना हो, आप अजात शत्रु हो, तो फिर जीवन में कहीं कोई समस्या ही नहीं होगी। तो शुक्र का अगर अंश के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 0 अंश पर बाल अवस्था के, और चलित में देखें तो शुक्र फल दे रहे हैं अपने ही घर का दशम का। ज्योतिषशास्त्र का यह कथन है कि शुक्र सिंह लग्न की कुंडली में तृतीय भाव से कहीं बेहतर फल 10वें भाव में होने पर दे सकते हैं। तृतीय में तो बिल्कुल ही मान सम्मान की वो हानि करा देते हैं, तो 10वें का वो फल दे रहे हैं, अच्छा ही है। अब और देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो कि इस कुंडली में 23 अंश 50 कला के साथ बैठे हुए हैं, स्वगृही हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये पॉइंट आप सबों को जरा समझना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम लग्न में अथवा नवम में देवगुरु बृहस्पति अगर हो जाए तो अपने आप में ये महान योग है
जन्म कुंडली के सभी दोषों का ये समन करने वाले हैं। लेकिन जन्म कुंडली के पंचम में बैठे मैंने गुरु के बारे में क्या कहा कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कारण यह है कि ये सूर्य 23 अंश 50 कला पर वक्र अवस्था में शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जा रहे हैं। अब शनि की दृष्टि से दृष्ट होने से इतनी बड़ी समस्या कि आप गुरु को कमजोर कहेंगे? जी हां, कारण गुरु स्वगृही तो हैं, लेकिन भावपति भाव में ही बैठे हैं और भावकारक भी हैं। फलस्वरूप भावनाश कर देंगे, क्योंकि कारको भावनाशय सूत्र यहां लागू होगा। कारण है शनि की दृष्टि। कारको भावनाशय सूत्र का यह मतलब नहीं होता कि कारक ग्रह जब अपने भाव में बैठेगा तो उस भाव की हानि ही करेगा। अब एक और सूत्र देखिए, पंचम में देव गुरु बृहस्पति अगर कारक ग्रह हैं, कारक बनकर के इस भाव में बैठे हैं और भावनाश भी शनि की दृष्टि से कर रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं है कि इस जातिका को अपने जीवन काल में शिक्षा और संतान का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन यह सुख घिसट घिसट के यानी परेशानी से। चूंकि हम किस लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हम बात करें सिंह लग्न की। अगर ये कुंडली सिंह लग्न की न होकर के किसी और लग्न की होती जहां गुरु कारक नहीं होते हैं और तब वो पंचम भाव में बैठे होते और पापक ग्रह से दृष्ट हो जाते, तो उस अवस्था में फिर संतान और शिक्षा दोनों समाप्त ही हो जाता। लेकिन चूंकि ज्योतिष का एक और सूत्र तो लागू होता है कि यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, अपने भाव में बैठा ग्रह उस भाव की वृद्धि करने का ही प्रयत्न करेगा, लेकिन कारक होकर के बैठा है और वो दृष्ट हो जाने से पापक ग्रह की दृष्टि से तीनों एक साथ पीड़ित हुए। भाव, भावपति, भाव कारक। जन्म कुंडली में किसी भी भाव का निरीक्षण करना हो तो हमेशा मूल सिद्धांत यही है, भाव, भावपति, भाव कारक। अगर वो किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए तो फिर उस भाव से संबंधित सुख जातक को प्राप्त नहीं होता। लेकिन एक तथ्य यह भी निर्धारित है कि जो भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठेगा उस भाव को बलि भी करने का प्रयत्न करेगा। फिर लग्नेश से देव गुरु का नवम पंचम योग भी बन रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वैसे तो अगर गणना की जाए तो त्रिकोण में, सूर्य से त्रिकोण में पापक ग्रह ही हैं जो जातिका के शिक्षा संतान में कमी लाएंगे। लेकिन चूंकि सूर्य इस लग्न के स्वामी हैं, मित्र हैं और अब भाग्य भाव में बैठे हैं, फलस्वरूप कहीं ना कहीं इन चीजों में बाधा परेशानी होगी, पर ये चीजें इनको प्राप्त अवश्य होंगी। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि इस जातिका की राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि होने के कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी। हालांकि एक और पॉइंट यहां बन जाता है कि बुध और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध इस जन्म कुंडली में है। हालांकि बुध चलित में अगर आप जाकर के देखें तो नवम भाव का फल दे रहे हैं, और चलित में एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है कि मंगल फल दे रहे हैं अष्टम भाव का, और वहीं शनि फल दे रहे हैं। चलित में कुछ ग्रह बदले हैं, शनि अष्टम का फल ना देकर के सप्तम भाव का फल दे रहे हैं। फल हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि ग्रह चला नहीं गया है, प्रभाव दे रहा है। प्रभाव वो जहां दिखाई पड़ रहा है जन्मांक में वही है। प्रिय दर्शकों, अब सीधे इनके कुछ प्रश्न हैं, उस तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। इन्होंने पूछा है, इनके माता पिता ने पूछा होगा, इन्होंने पूछा है, पिछले काफी समय से कमर से संबंधित दर्द से गुजर रही हूं, काफी इलाज करवाया पर कुछ फायदा नहीं है, तनाव भी रहता है जिससे दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, कब तक ठीक होगा? अच्छा, सबसे पहले हमें यह ढूंढना होगा इनको तनाव क्यों रहता है। तो आपको बता दूं कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो तो मैंने जब बताया था कि जब तक आत्महीनता का शिकार, मन में उसके बुरे बुरे विचार उत्पन्न होते रहते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, अगर देखा जाए तो बुध की दृष्टि जरूर चंद्रमा पर पड़ रही है, लेकिन बुध स्वयं कैसी स्थिति में अगर आप दृष्टि डालें तो वो लगभग मृतप्राय स्थिति में है, तो उनका प्रभाव बहुत ज्यादा चंद्रमा पर पड़ नहीं पाएगा। और बाकी के किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। केतु का संबंध जरूर चंद्रमा से बन रहा है और चंद्रमा स्वयं नीच राशि में। अब अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है, आप लोगों के मन में, कईयों के मन में उत्पन्न हुआ होगा कि चंद्रमा का नीचत्व तो भंग हो गया है ना, 100%, उसमें कहीं कोई दो मत ही नहीं, क्योंकि मंगल जाकर के नवम में बैठे हैं तो भंग तो हुआ ही। लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं और मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो आपने सदैव मेरे कार्यक्रमों में सुना होगा कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में हो, नीचत्व उसका भंग हो, तो नीच भंग होना एक विकल्प है, जैसे बारिश के मौसम में छाता लग जाना। अब एक और सूत्र कई लोगों के मत में है, मैंने ऋषियों के मत में इसको कभी नहीं पढ़ा और नहीं देखा, कि अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाए, वो नीच राशि में है, तो उसका नीचत्व, उसके नीचत्व में कमी आ जाती है। मेरा ये मानना नहीं है। मैं ये हमेशा देखता आया हूं कि अगर कोई ग्रह नीच राशि में है और वर्गोत्तमी हो जाए तो उसके पाप प्रभाव में या उससे जन्य परेशानियों में ही वृद्धि होती है।
चंद्रमा इनके वर्गोत्तमी हैं और मैं समझता हूं कि इनके मानसिक अशांति और परेशानी का वो कारण बने रहेंगे। अब एक और पॉइंट है, इनकी कुंडली में अगर देखा जाए तो कमर दर्द क्यों हुआ? जन्म कुंडली के काल पुरुष की कुंडली को देखें तो कन्या राशि षष्ठ भाव में होती है, जहां से कमर का विचार होता है, और इस भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। वैसे तो वो जाकर के अष्टम में बैठे हैं, लग्नेश के बली होने के कारण वो विपरीत राजयोग में है, परंतु केतु के साथ है, तो शनि राहु संयुक्त अथवा शनि केतु संयुक्त सर्वदा रोग संयुक्त हमेशा के लिए कोई ना कोई दीर्घकालिक रोग देता है। लेकिन उससे भी ज्यादा विचारणीय है कन्या राशि, जिसमें राहु का बैठना। आप लोग सभी जानते होंगे मेरे दर्शक, जोड़ों में नसों से संबंधित परेशानियों का कारक ग्रह राहु केतु ही है, और वो राहु शनि की दृष्टि से दृष्ट यहां देखा जाए तो कन्या राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण दर्द। अब इन्होंने लिखा है कि काफी डॉक्टर को दिखाया। मैं हमेशा क्या कहा करता हूं कि जब भी केतु का संबंध या राहु का संबंध, विशेषकर केतु का संबंध कुंडली में किसी ऐसे रोग भाव से या छठवें आठवें से बने, तो ऐसे जातकों की समस्या ये नहीं है कि उनको कोई रोग हुआ, उनकी समस्या ये होती है कि रोग डॉक्टर के पकड़ में नहीं आता। तो अष्टम भाव का केतु यहाँ यही परेशानी खड़ा करेगा, पकड़ में नहीं आने देता। ये चूंकि कुंडली का अष्टम भाव जो है ये भी गुप्त भाव है, तो चीज़ों को गुप्त कर देता है और ज़्यादा छुपा देता है, पकड़ में ही नहीं आने देता, तो वो परेशानियां बनी ही रहती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में 2024 के अगस्त तक अभी थोड़ी परेशानी है, क्योंकि वैसे भी अभी ढैया शुरू हो चुकी है, तो मानसिक अशांति और परेशानी तो रहने वाली है। इसके बाद जाकर के इस परेशानी से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे दवाइयों के भरोसे ही ठीक हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। वैसे मैं बता दूं कि लिक्विड दवाएं, यानी आयुर्वेद की कुछ औषधियां वगैरह हों, वैसे तो होम्योपैथ में भी लिक्विड दवाएं होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कुंडली के हिसाब से आयुर्वेदिक दवा सूट करेगी। सूर्य उच्च राशि में है, तो आयुर्वेदिक दवा अगर इनको कराया जाए तो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरा करियर कैसा रहेगा? अभी फिलहाल मैं IT कंसल्टिंग में हूं, पर फूड ब्लॉगिंग एंड कुकिंग वीडियोज़ में भी बहुत रुचि है। अभी अपना चैनल बना के काम भी शुरू करा है। आगे इस क्षेत्र में कुछ होगा या IT मैनेजमेंट का ही रास्ता चुनूं? अभी कोई बदलाव की स्थिति है क्या? शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, परंतु कमाल की बात यह है कि षटबल में सबसे बली आपके शुक्र ही हैं। इस लग्न में शुक्र का बली होना कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी का भी कारण बनेगा, लेकिन शुक्र फल दे रहे हैं दशम का, और मीडिया जगत से जुड़ करके कुछ काम करने में शुक्र का बड़ा अहम रोल है, उन्हीं की दशा है। तो आपने जैसा पूछा है कि आप अगर अपना चैनल बना करके कर रही हैं, 100% करिए। बदलाव की आवश्यकता तो है ही नहीं। मैनेजमेंट के फील्ड की अगर बात करें तो बुध आपकी कुंडली के दशम में है, डिग्री वाइज जरूर कमजोर, लेकिन फल दे रहे हैं कुंडली के नवम का। 100% इसी फील्ड में आपको सफलता मिल जाएगी। अब तो बस एक साथ आगे बढ़ते चले जाइए, आपको रुकने की कोई आवश्यकता नहीं हो। जैसा आपने कहा ब्लॉगिंग का वीडियो आप डालती हैं, उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। सूर्य उच्च राशि में है, मेहनत को ही मित्र बनाइए, जितना हो सके मेहनत। इस कुंडली में सब कुछ पुरुषार्थ से ही है। ये दोनों ग्रह पुरुषार्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। एक और बड़ा पॉइंट बनेगा, निसंदेह इस कुंडली में विपरीत राजयोग है, लेकिन शनिदेव अष्टम में बैठे हैं। अष्टम के शनि संघर्ष बहुत कराते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि अष्टम के शनि आयु वृद्धि करते हैं, लेकिन जीवन काल में पग पग पर संघर्ष बढ़ाते हैं। अतः बहुत ज्यादा फील्ड बदलने में विश्वास मत रखिए, बहुत ज्यादा फील्ड बढ़ाने में विश्वास रखिए। ये भी कर सकती हैं, वो भी करिए, दो काम करिए, लेकिन ये छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए, ये कहीं से भी उत्तम नहीं है। तो आप IT फील्ड में हैं ही, कुकिंग इत्यादि का जो ब्लॉग आपने शुरू किया, मेहनत करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। सिंह लग्न है, विश्वास पूर्वक, साधना पूर्वक, साधना का अर्थ है ठान लिया करना है, कीजिए, मिलेगी सफलता। शादी कब तक होगी और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? अरेंज मैरिज या प्रेम विवाह? सप्तम भावपति अष्टम में शुक्र से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति, यानी कुल मिलाकर के जन्म स्थान से जो स्थिति बन रही है वो प्रेम विवाह की ओर इशारा कर रहा है। और अब कब तक होगी? तो इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो विवाह के तो प्रबल योग अभी भी इस कुंडली में चल रहे हैं। ये जातिका जन्म लग्न से मंगल फल दे रहे हैं जरूर, लेकिन मांगलिक की गणना मैं नहीं करूंगा उसके लिए, मांगलिक की गणना नहीं होगी। फल दे रहे हैं, मंगल जब यहां होते हैं तब उसका अलग प्रभाव होता है। तो ये मांगलिक नहीं है जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से भी वैसे इनको मैं मांगलिक नहीं कहूंगा। तो जन्म लग्न से है ना चंद्र लग्न से है, तो उस अवस्था में विवाह के लिए अगर घर परिवार आपने कहीं विचार कर रखा हो, आपने सोच रखा हो और माता पिता की भी मर्जी हो, तो प्रेम विवाह के योग ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह जो कराते हैं, मैंने अभी भी कहा था कि वो पीड़ित होने के चलते थोड़ी दिक्कतें आएंगी। अगर माता पिता ढूंढ रहे हैं तो, और आप अपने से करती हो, कुंडली प्रेम विवाह की ओर ज़्यादा इशारा कर रही है। परंतु अगर आप अपने से भी करना चाहें या माता पिता की मर्जी से भी,
दोनों में ही मेरी राय यही होगी, आपको एक बार कुंडली मिला लेना चाहिए। आपके सप्तम भाव की स्थिति को देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति की। शनि की दृष्टि से दृष्टि, ये पति के कारक हैं, ये विवाह भी कराते हैं, संतान के भी कारक हैं। शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक हैं, वो इस कुंडली में बाल अवस्था के हैं, निसंदेह उन पर देव गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अच्छी बात। सप्तम भाव की आपकी स्थिति देखी जाए तो सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अर्थात आपका सप्तम भाव सुप्त है। निसंदेह फल दे रहे हैं शनिदेव सप्तम का फल, लेकिन सप्तम भाव में किसी ग्रह का न होना, किसी की दृष्टि न होना इस भाव को कमजोर कर रहा है। तो थोड़ा विलंबित विवाह का भी योग बन जाएगा। तो एक योग, तो जैसा मैंने आपने योग मुझसे पूछा, तो योग तो अभी भी मिल रहा है। इस योग के सहारे अगर आपको आगे बढ़ना है, घर परिवार प्रयास करे, तो विवाह की स्थिति अभी बन जाएगी, विवाह हो सकता है। लेकिन अगर आगे जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुंडली मिलाकर के विवाह करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आगे इन्होंने पूछा है क्या संतति सुख प्राप्त होगा, अगर हाँ तो कब तक और बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पहले विवाह हो जाए तब तो संतति सुख देखें। और हाँ, इसलिए भी मैंने कहा कि आपकी कुंडली में संतान सुख प्रारंभ में ही मैंने बताया था पीड़ित है। अतः जब भी विवाह कीजिए बाकायदा कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिए, नहीं तो संतान सुख में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो कुंडली मिलाकर के विवाह करना ही संतान सुख को देने वाला बनेगा। तो बाकायदा कुंडली मिलाकर के ही विवाह होना चाहिए। मानसिक परेशानी काफ़ी है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ जिससे तनाव रहता है, क्या जीवन भर ऐसे ही रहेगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा जब भी नीच राशि में होते हैं तो ये परेशानी खत्म नहीं होती है, तो ये पूर्णतः समाप्त तो कभी नहीं होगी। एक और बात, सूर्य आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, हालांकि ये भी नौमांश में नीच के हैं, पर फिर भी मैंने जैसा बताया था प्रारंभ में ही कि आपके सूर्य के पास अच्छा बल है। कॉन्फिडेंस के सहारे, आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़िए। मानसिक अशांति कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, लेकिन जीवन में जब सफलता मिलने लगेगी तो खुद ब खुद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक अशांति और परेशानी पर हावी हो जाएगा और आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। अब आखिर में वो पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि असल में ये जातिका स्वदेश में न होकर के विदेश में ही है। नोट करिए एक और सूत्र, जन्म कुंडली के 12वें भाव पर पापग्रह की दृष्टि होना, अथवा सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव अगर अष्टम भाव में हो। नोट, सिंह लग्न की कुंडली में शनिदेव यदि अष्टम भाव में हो, राहु केतु का संबंध हो, जो कि सब इनकी कुंडली में बना हुआ है, तो ऐसे जातक को स्वदेश में रहने को नहीं मिलता, उसे विदेश में ही रहना पड़ता है। तो आपकी कुंडली में विदेश का ही योग है और आप माता पिता के साथ अगर 3 वर्ष से ही अगर इंग्लैंड में है तो आगे का जीवन भी आपका विदेश में ही गुजरेगा। परंतु विदेश में रह करके भी मैं यही कहूँगा कि कुंडली बिना मिलाए विवाह मत करिएगा, नहीं तो आगे के जीवन में बहुत कष्ट और परेशानी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, इनकी कुंडली इतनी ही थी। अब मैं कुछ उपाय की तरफ इनको ले चलूंगा। आप लोग भी इस जन्म कुंडली को देखें और एक बार समझें। इस जातिका के गुरु को और हमें बलवान करना होगा, गुरु को ठीक करना होगा, सूर्य को ठीक करना होगा, मंगल को ठीक करना होगा। अगर इस जन्म कुंडली के हम इन 3 ग्रहों को ठीक कर दें और साथ ही साथ चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिव आराधना कराए, तो हो गई इस पूरी कुंडली की मजबूती। और ये कुंडली ऑलरेडी 100% प्रभाव दे देगा। और क्या करना होगा इसके लिए, प्रत्येक सोमवार को घर में ही अपने जहां भी हैं ये लोग एक शिवलिंग ले जाएं भारत से, और प्रत्येक सोमवार को ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। धीरे धीरे चंद्रमा इनका ठीक हो जाएगा। एक दूसरा नियम से ये गुरुवार के 11 व्रत कर लें, गुरु को इससे फल मिल जाएगा, गुरु से लाभ इससे मिल जाएगा। चाहे तो एक सोने का छल्ला भी तर्जनी उंगली में धारण कर लें, फायदा उससे मिल जाएगा। अब बारी आती है कि इन 2 ग्रहों में हम किसकी तरफ जाएं। तो इनको एक रत्न धारण की तरफ अगर मैं जाऊं तो मैं इनको मूंगा पहनने की एक सलाह दूंगा। इनको एक लगभग 9.25 रत्ती के आसपास का मूंगा अनामिका उंगली में धारण कराना चाहिए, वो फायदेमंद इनके लिए रहेगा। सूर्य भगवान की नियमित आराधना करें, सूर्य को जल दें, सूर्योदय के बाद तक न सोएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष करके करें। इनका सूर्य बहुत अच्छा है, चंद्रमा थोड़ा पीड़ित है, फिर भी माता पिता दोनों का सम्मान करें, उनकी कही बातों को मानने का प्रयत्न करें, तो इससे सूर्य चंद्रमा भी ठीक हो गए, हो गई पूरी कुंडली बली। इसके अलावा किसी भी तरह के उपाय की आवश्यकता नहीं है। अब रही सही थोड़ा बहुत कभी समय मिल जाए तो शनि की ढैया चल रही है वर्तमान में, सो मानसिक अशांति और परेशानी थोड़ी होगी, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी अगर साथ साथ कर लें तो उससे पूरे कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं रह जाएगी, कोई दोष नहीं, हर तरह का लाभ मिलेगा। इस पूरी कुंडली में दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत है संतान और दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है,
चूंकि ये सिंह लग्न की कुंडली है और सिंह लग्न की कुंडली के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि यहां दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखद नहीं होता, उदासीन सा होता है। उदासीन का मतलब खराब नहीं कह सकते। एक होता है कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पर बहुत बढ़िया दाम्पत्य जीवन है, बहुत अच्छा। चूंकि सिंह लग्न का पूरा जो जीवन होता है वो पूरी तरह से देखा जाए तो बड़ा सुव्यवस्थित, या यूं कहें कि पूरा जीवन मैनेज होता है, आप इसे कहिए अनुशासित होता है। तो ये जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन के साथ ही चलते हैं। दाम्पत्य भी अनुशासन में ही इनका गुजर जाता है। इनके जीवन में रिश्ते भी थोड़े अनुशासित ही होते हैं, यानी रिश्तों में वो बहुत ज्यादा खुलापन नहीं होता, या यूं कहें कि रिश्तों में बहुत गहराई नहीं होती, या गहराई होती है तो ये प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो इनका दाम्पत्य ऐसा ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी का अपना अपना व्यक्तित्व, अपना अपना जीवन। संतान सुख अगर हो जाए तो फिर इनके जीवन में और कोई कमी नहीं। मैं जानता हूं कि वो सुख तो है, क्योंकि ज्योतिष का रूल क्या कहता है कि गुरु जन्म कुंडली के पंचम में हो तो पंचपुत्र योग होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पंचपुत्र योग होगा। पुत्र और पुत्री का विचार केवल और केवल पति की कुंडली से होता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि पुत्र और पुत्री हो, पुत्र हो या पुत्री, इसका केवल और केवल कारण पुरुष होता है, स्त्री नहीं। स्त्री न पुत्र का कारण बनती है, न पुत्र का कारण बनती है। पुत्र और पुत्री दोनों का वो कारण नहीं बनती है। पर इनकी कुंडली में पंचम में गुरु है, ये मजबूत पक्ष है, वो गुरु पीड़ित है। अगर लड़के की कुंडली में भी गुरु अच्छी स्थिति में हो गए और पीड़ित न हो, संतान पीड़ित न हो, तो फिर संतति आपको हो जाएगी। उसके लिए कोई ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। और मैं पहले ही गुरु का व्रत करा दे रहा हूँ 11-13, जितना आपसे हो सके। तो गुरुजन्य जो कमियां हैं, दोष है, वो भी कम हो जाएगा। वक्त वक्त पर, समय समय पर आप गुरु का व्रत करते रहिएगा और शिव जी की आराधना करते रहिएगा, तो फिर जीवन में न कहीं कोई कष्ट, न कहीं कोई परेशानी आएगी। एक और बात, चूंकि द्वितीय पति बने बुध जाकर के आपके दशम में बैठे हैं, आपने धन के बारे में पूछा नहीं है, पर मैं बता दूं कि द्वितीय पति बने बुध जो कि लाभेश बनकर के दशम में बैठे हैं, ये महाधन योग है। वो फल नवम का दे रहे हैं। मैंने बताया था अपने कार्यक्रम में कि द्वितीय पति जाकर के दशम में अगर संबंध बना लें तो ऐसा जातक गरीब से, आप तो इंग्लैंड में बैठी हुई हैं, गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी महाधनी होता है। तो धन की कुंडली में कहीं कोई कमी नहीं है, धन से संबंधित समस्या नहीं। जिन पॉइंटों पर मैंने विचार करने के लिए कहा उसका विचार कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली को आप भी देख लीजिए। यदि आप भी इस जन्म कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।